हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आपका केझा और फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे स्मार्ट बोर्ड क्लास में। और मैं आप लोगों को आज बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, उन सही बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रतिरोधों का समूहन। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो आप सबको मैं ये टॉपिक लेकर आया हूं जो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, उन सभी बोर्डों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये है क्या, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये 5 मार्क्स आपको देकर जाएंगे। तो क्या है टॉपिक, क्या है टॉपिक होने वाला है आज आपका प्रतिरोधों का प्रतिरोधों का समूहन। समूहन इंग्लिश में कहें कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस मतलब क्या है। जैसे आपके घरों में आप देखते होंगे टीवी, देख चलाते होंगे पंखा, या फिर आप बॉल यूज करते होंगे। ये सभी सभी क्या है, रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस मतलब क्या, जो धारा का अपोज करे, जो इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है, जो अपने से होकर बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसको कहते हैं क्या, प्रतिरोध। उसे कहते हैं प्रतिरोध। तो ये अपोज करने के क्रम में ये पंखा के मोटर इसको घुमाने लगता है। जब पंखा के मोटर को हीट मिलता है, एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, तो क्या करता है, मूव करने लगता है। तो ये क्या था, वो रेसिस्टेंस ही, ये पूरे के पूरे फैन रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। मतलब वो धारा का विरोध कर रहा था, वो अपने से होकर धारा जाने से रोकता था। हम हैं, आप है, जितनी वस्तुएं हैं जो धारा का विरोध करता है, सभी रेसिस्टेंस है। तो हमारा तो ऐसा नहीं है कि हम काम हमारा यूज हो रहा है कि हम वो कंबाइन करेंगे। आप पंखे का कॉम्बिनेशन जरूरी है, ये बॉल का कॉम्बिनेशन जरूरी है। तो दो तरह से कॉम्बिनेशन होता है। प्रतिरोध यानी जो धारा का विरोध करता है, उसका कॉम्बिनेशन दो प्रकार से होता है। एक तो आप देखते होंगे कि लाइन से सारे बॉल जुड़े हुए हैं, एक बॉल का दूसरे से फिर कनेक्शन, फिर तीसरे से कनेक्शन। और इस प्रकार से अगर हम एक स्विच को यहाँ से ऑफ करते हैं, यहाँ से ऑफ करते हैं, तो बाकी सारे बॉल ऑफ हो जाते हैं। अगर एक को हमको ऑन करना हो तो बाकी सारे ऑन हो जाते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, जिसमें जिसमें प्रतिरोध, किसी पहले प्रतिरोध ये मान लो, इसका रेसिस्टेंस का साइन होता है, प्रतिरोध का साइन है, जिसको आर से सूचित करते हैं। अगर एक था तो आर कहते, अगर दो तीन चार होंगे तो R1 R2 R3 कहना होगा। तो चलो देखते हैं ये पहला प्रतिरोध। और यहाँ पे मैंने दूसरा प्रतिरोध लगाया, इसको कलर चेंज करके लगाने प्रयास करते हैं। यहाँ पे मैंने एक दूसरा प्रतिरोध लगाया, इसको R2 कह दे। फिर मैंने यहाँ पे एक अलग प्रतिरोध लेते हैं, यहाँ से ये R3 लेते हैं। तो हमने क्या देखा, R1 R2 R3, इन सभी प्रतिरोधों में क्या देख रहे हैं, इस प्रतिरोध का, पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर और दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर एक साथ कंबाइन है। तो बताओ, ऐसे समूहन को, ऐसे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है बाबू, इसको बोलते हैं क्या, श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि श्रेणी क्रम समूहन। इसकी विशेषता क्या है, आपसे एग्जाम वाला पूछता है श्रेणी क्रम समूहन क्या है। विशेषता यह है कि इसमें जो धारा प्रवाहित होता है, वह सभी के लिए धारा का मान, यहां से ध्यान ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आई धारा है, I1 I2 और ये I3, सॉरी, यहां से I3 की बात करें, तो श्रेणी क्रम समूहन में आखिर होता क्या है। तो इनके सभी छोरों का जो विभवांतर होता है, सभी छोरों का विभवांतर होता है, वह भिन्न भिन्न होता है। यहां से यहां तक का जो VA है, ये VB है,
मतलब V1 V2, ये समझो, ये V1 है, ये V2 है, यहां से यहां तक V3 है। अब ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा विभवांतर है क्या। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था के ज्ञान पे, वहां से आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि विभवांतर है क्या। तो ये विभवांतर है, विभवांतर V1 V2 V3, ये सभी जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं, विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु ये I1 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 बराबर I2 बराबर I3, ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, समान होता है, परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न होती है। इसके बारे में मैंने के ज्ञान पे इससे पहले एक वीडियो बनाया था, वहां से जाकर सर्च कीजिए, के ज्ञान चैनल को सर्च करेंगे, वहां मिलेगा मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, वहां मैंने विभवांतर विभव सब पढ़ाया था, एक बार उसको जरूर देखिए आप लोग, तो ये समझ में आएगा बेहतर ढंग से। तो मैं यहाँ बता रहा था I1 I2 I3 ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन की विशेषता है। अब एग्जाम में 5 नंबर कैसे पूछता है, कहता है कि इसके लिए समतुल्य प्रतिरोध बताइए। समतुल्य प्रतिरोध मतलब क्या, एक इन सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध वह प्रतिरोध होगा जो जो इन सबके बराबर धारा का अपोज करता हो। मतलब कि जितना ये अपोज कर रहा था इलेक्ट्रिक करंट का, जितना ये अपोज विरोध कर रहा था, जितना ये विरोध कर रहा था, उतना ये अकेले करता हो, तो उसको बोलते हैं क्या, समतुल्य, इसके समतुल्य। तो हमने R1 R2 R3 के समतुल्य, R1 R2 R3 के समतुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट जिसको बोलेंगे, आई ई क्यू लिखता है एग्जाम बुक में, इसका मतलब जो हिंदी में वाले बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट समतुल्य का इस संकेत है, ई क्यू लिखते हैं। तो ये ई क्यू के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोलता है, कहता है कि आर ई क्यू यानी कि समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात करें। तो बाबू जब तक इसका कंसेप्ट नहीं मालूम रहेगा तब तक ये कैसे ज्ञात कर पाओगे आप। तो आइए हम इसको यहां से वो 5 नंबर क्या है उसको क्लियर करते हैं। तो ये बात समझ गए तो मैं इसको क्लीन करके या फिर नेक्स्ट पेज करके कर सकता हूँ क्या, प्लस पे करके यहाँ से नेक्स्ट पेज करता हूँ, यहाँ से R1 R2 R3 प्रतिरोधों प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो कैसे होगा ज्ञात, चलिए हम एक बार हम ना इसको बनाते हैं जरा, एक बार इसको हम यहाँ से देखते हैं एक बार। पहले यहाँ से लेते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। अच्छा इसको जो है एक किसी विद्युतीय स्रोत से जोड़ना पड़ेगा, किसी विद्युतीय स्रोत से जोड़ेंगे तब ना इसमें धारा जाएगा जी। प्रतिरोध हो धारा नहीं हो तो फिर हम निकालेंगे किसका प्रतिरोध, प्रतिरोध पंखा हो कहीं लाइन से जुड़ा नहीं हो और उसका रेसिस्टेंस निकालना हो, कैसे निकलेगा। तो कैसे होगा, यहाँ मान लो ये भी है, तो ये भी वोल्ट यहां से यहां तक जो भी वोल्ट जो यहां से यहां तक का क्रम है, यहां से यहां तक जो है, इस छोर से इस छोर तक अगर भी ये है, यहां से यहां से यहां से इस R2 के लिए, सॉरी R2 के लिए V2 है यहां तक, फिर यहां से यहां तक V3 है। तो जरा बताओ कि या ये सभी मिलकर ये V1 V2 V3 मिलकर क्या बनेगा, V बनेगा। V1 V2 V3 मिलकर क्या बनेगा, V बनेगा। तो यहां से क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, यहां से लिख सकते हैं क्या, सॉरी क्या हो गया ये, क्या हम इसको यहां से V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 कह सकते हैं क्या।
V1 प्लस V2 प्लस V3 कह सकते हैं क्या? थोड़ा सा टेक्निकल इशू है क्योंकि हमको नहीं पता है इसके बारे में डिटेल, इसलिए थोड़ा सा जो है, कोई बात नहीं है। V1 V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि ये सभी मिलकर क्या बना होगा? V बना होगा। अब जरा बताइए हमको, एक हमने बात पढ़ी थी प्रतिरोध के बारे में, ओम का नियम। प्रतिरोध जो है क्या है? एक नियतांक है। कब नियतांक मालूम चला था? जब जॉर्ज साइमन ओम ने अपने नियम प्रतिपादन किया था और उसमें बताया था, याद रखिएगा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, ओम का नियम। लिखने के लिए तो लिख ही देंगे, थोड़ा सा उसको ना ग्राफिक ढंग से समझाने के लिए आता है 5 नंबर का। तो ओम का नियम क्या कहता है? कहता है कि किसी नियत ताप पर कोई कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो किसी चालक से प्रवाहित धारा आई, किसी चालक से प्रवाहित धारा आई, किसी चालक से प्रवाहित धारा आई, उसके छोरों के विभवांतर भी के समानुपाती होता है। यानी कि भी समानुपाती होता है आई के। यानी अगर विभवांतर जो है, विभवांतर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप, इलेक्ट्रिक करंट का मान जो है, विद्युत धारा का मान जो है अपने आप बढ़ेगा। ये हमेशा एक नियमित रूप से बढ़ते रहता है। इसके लिए उन्होंने ग्राफ लिया था, ये वीडियो एक अलग बनाएंगे हम, ओम का नियम, उसको भी सर्च करके देख लीजिएगा, एग्जाम में आता है ओम के नियम का सत्यापन जो है, ग्राफिक सत्यापन, उसके लिए हम वीडियो लेकर के आएंगे बहुत जल्द। पहले इसको समझते हैं, V1 V2 V3 है। अब हम बात करें R1 के लिए, यहाँ R1 के लिए, R1 के लिए बात करते हैं। R1 के लिए बात करें, थोड़ा पेन बदल देते हैं हम, ज्यादा बेहतर लगता है ब्लैक वाला। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कौन सा वाला पेन ज्यादा यूज करना चाहिए, ये दिया फिर ब्लैक। R1 के लिए ओम के नियम से, ओम के नियम से R1 के लिए क्या हो जाएगा? R1 बराबर हो जाएगा, R1 बराबर, R बराबर क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ओम के नियम। तो यहां से क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आई, होगा कि नहीं होगा? V बटा आई, V बराबर जब आई आर होगा, V बराबर जब आई आर होगा तो R बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो क्या अगर हमको सब में क्या देख रहे हैं? सब में V बराबर है तो हम V बराबर ही निकालते हैं, V बराबर ही निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? R1 के लिए, R1 के लिए यहाँ से हो जाएगा, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। R1 के लिए ओम के नियम से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा V बराबर, तो V1 बराबर आई R1, क्या हो जाएगा? आई R1, क्योंकि आई सब में समान है। इस सब में क्या जा रहा है? आई करंट जा रहा है, आई सब के लिए धारा का मान क्या है? समान है। आई मैंने अभी बताया था, इसकी विशेषता है कि इसमें श्रेणी क्रम में जुड़े सही प्रतिरोधों से क्या होती है? समान धारा प्रवाहित होती है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? आई R1, V1 बराबर क्या हो जाएगा? आई R1। V2 बराबर क्या हो जाएगा? आई R2, V2 बराबर हो जाएगा आई R2। इसी प्रकार, इसी प्रकार V3 बराबर हो जाएगा आई R3। अगर इसको समीकरण 1 कहें, इसको समीकरण 2 कहें, इसको अगर हम समीकरण 3 कहें, भाषा थोड़ा लिख लीजिएगा अपना से, सीध हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से समीकरण, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से, 3 से क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस आई R2 प्लस आई R3। चलिए जरा हमको बताइए, ये V1 V2 V3 किसके बराबर था? V के बराबर था, V के बराबर था। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V, बराबर V, बराबर V, इसलिए यहाँ इस सब के बदला में V बराबर लिख सकते हैं, और सब में से I कॉमन कर ले, तो I कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3,
V बराबर क्या हो जाएगा, I R1 R2 R3। और ये भी V किसके बराबर होगा, ये V बराबर हो जाएगा, यहाँ से ज्यादा बताइए, चूंकि V बराबर ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, V बराबर होता है आई आर। तो यहाँ आर इक्विवेलेंट लेंगे, V इक्विवेलेंट बराबर क्या लेंगे, आई आर इक्विवेलेंट। तो जरा बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इस मान को यहाँ रखेंगे इस वाले में, इसको समीकरण 4 कहें, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से तो क्या मिलेगा, इस सब किसके बराबर है, V के बराबर है। और V किसके बराबर है, V इक्विवेलेंट किसके बराबर है, ये V इक्विवेलेंट के बराबर है। तो V इक्विवेलेंट किसके बराबर, आई आर इक्विवेलेंट, आई आर इक्विवेलेंट, आई आर इक्विवेलेंट। ये बराबर हो जाएगा आई, इधर R1 R2 R3। आई से आई अगर कट जाए तो क्या मिलेगा, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जरा बताओ मेरे भाई, सिंपल सी बात है कि नहीं है, यही व्यंजक हमें ज्ञात करना था, यही बात ज्ञात करना था कि आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 किसके लिए, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तो उन सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध उसके योगफल के बराबर होता है। समतुल्य प्रतिरोध में क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध मतलब एक ऐसा प्रतिरोध जो इन सबके बराबर, जैसे मान लो आर क्या है, आर बराबर है, आर भी, आर बराबर किसके बराबर होता है, भी बराबर हम लोग पढ़े हैं आई आर। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा भी बटा आई, आर बराबर हो जाएगा भी बटा आई। आर बराबर अगर भी बटा आई हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये आर इक्विवेलेंट वह मान होगा जो उस विभवांतर और उस विभवांतर और उस धारा पर उसके बराबर मान से वह धारा का विरोध करे, वह होगा उसका समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो ये था उसके लिए व्यंजक, समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। यानी कि इसको बात करें तो आर इक्विवेलेंट जो है ज्ञात करना था। तो ये 5 नंबर आपको देखा जाएगा और इस वीडियो से ऑब्जेक्टिव भी 2-3 बन जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इंतजार कीजिए, फिर से वीडियो आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन पर।